सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय, हेलो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चौसर का एक इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। एंड हमारा लेक्चर इस डिस्कशन पे एंड हुआ था कि कैसे चौसर ने अपने वर्क्स में फीमेल ऑडियंस को यानी कि फीमेल वॉइसेस को जगह दी, इवन इफ उस टाइम पे फीमेल जो है उनको पढ़ाना लिखाना या फीमेल्स का पढ़ना लिखना उसको सिन माना जाता था, उसको मैडनेस मानी जाती थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम चौसर को फर्दर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब जहाँ तक अगर हम बात करें बिगिनिंग की, यानी कि चौसर की जो अर्लियर राइटिंग्स थी, उस सब का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है चौसर के मास्टरपीस में, यानी कि जो कैंटरबरी टेल्स है उसको बनाने में, उसको फॉर्म करने में, ठीक है। चौसर ने कैंटरबरी टेल्स 1387 के अराउंड लिखनी स्टार्ट की थी, एंड अनफॉर्चुनेटली 1400 में उनकी डेथ पे ये इनकम्प्लीट ही रह गई थी, ठीक है। तो ये पोस्टमसली पब्लिश हो गई फिर। तो जो लिंक्ड स्टोरीज जो है उनको यूज़ करने का आइडिया हमें जो द लेजेंड ऑफ गुड वुमन है वह हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। जो चौसर ने कैंटरबरी टेल्स से पहले जो दो पोइम्स लिखी थी ना, जिनके बारे में मैंने कहा था आपसे, एक तो ये है ट्रायलिस एंड क्रिसिडी और द लेजेंड ऑफ गुड वुमन। तो जो द लेजेंड ऑफ गुड वुमन है वो एक ऐसी बुक है जिसमें हमें लिंक्ड स्टोरीज को यूज़ करने की जो टेक्निक है, जो आइडिया है, वो हमें सबसे पहले वही देखने को मिलता है कैंटरबरी टेल्स से पहले। एंड फिर देन चौसर ने इसी आइडिया को आगे लेके कैंटरबरी टेल्स में इसी को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। जहाँ पे वो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी स्टोरी जो है उसी वे में नरेट होती है, कि हर कोई स्टोरी जो है अपनी अपनी हर कोई कैरेक्टर जो है अपनी अपनी स्टोरी बताता है, एंड वो फिर आपस में लिंक होके चलती है वो स्टोरी, ठीक है। सेट ऑफ स्टोरीज बन जाती हैं, तो उसी हिसाब से। तो लेकिन इस सब से बढ़ के जो सबसे ग्रेटेस्ट इनोवेशन थी चौसर की, वो थी हियर एंड नाउ वाली टेक्निक, ठीक। तो जिसमें मेनली लंदन एरिया एंड उस वक्त की जो इंग्लिश सोसाइटी वगैरह थी उसको डिस्क्राइब किया जाता था। ओरिजिनली अगर हम देखेंगे ना, तो चौसर ने 120 टेल्स का प्लान किया था 30 पिलग्रिम्स के लिए, यानी जो 30 पिलग्रिम्स हैं ईच ऑफ देम सब के लिए 120 टेल्स थी इन टोटल। दैट मीन्स कि हर पिलग्रिम को साउथ वॉक, यानी कि टबार्डिन जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट था पिलग्रिमेज का, तो हर पिलग्रिम को साउथ वॉक से कैंटरबरी जाते हुए दो स्टोरीज सुनानी थी, ठीक है। एंड वापस आते हुए दो और स्टोरीज नरेट करनी थी। दैट मीन्स हर जो पिलग्रिम था उसके लिए 4 स्टोरीज थी ईच, ठीक है। तो 3 4s are 12, दैट मीन्स 4 स्टोरीज ऑफ 30 पिलग्रिम्स इज 120 स्टोरीज इन टोटल। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हम जानते हैं कि चौसर की डेथ की वजह से इसने जो प्लान किया था इन स्टोरीज का, उसका ऑलमोस्ट एक क्वार्टर भी नहीं कंप्लीट हो सका, ठीक है, इन सब का। तो जो लेकिन ये जितनी भी स्टोरीज लिखी गई ना कैंटरबरी टेल्स में, जितनी भी उसने कंप्लीट कर पाया वो अपनी डेथ के टाइम तक, तो इसमें हमें सभी किस्म के जॉनरा स्टाइल्स और सब्जेक्ट्स, जो भी हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन था इंग्लैंड का उस टाइम का, और जो भी यूरोप का, चौसर को जो भी अपनी जगह डेटा मिला, जो भी उसको सोर्सेज मिली, उसको उसने पूरा एक्सप्लॉइट किया इन इन ऑल सेंसेस। हमें पूरा एक आइडिया उस टाइम देखने को मिलता है। इसलिए कैंटरबरी टेल्स जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्क बनता है, बिकॉज ये थ्रू आउट नॉट जस्ट इंग्लैंड, नॉट जस्ट लंदन, बट अक्रॉस यूरोप हमें सारी कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस के लोगों का, नॉट इवन जस्ट इंग्लैंड एंड जो यूरोप है, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी एक कहीं ना कहीं आइडिया देता है कि उस टाइम पे वर्ल्ड भी जो है वो कैसे फंक्शन कर रहा था। तो वो इसी वजह से पॉसिबल है कि जब हम देखते हैं चौसर ने जो है थ्रू आउट यूरोप, थ्रू आउट इंग्लैंड जो है, मतलब वो सारा ट्रेडिशन जॉनरास जो भी थे उन सब को इस सब में एब्जॉर्ब कर लिया है। जो भी उसका वर्क तब तक के लिए लिखा, जो कैंटरबरी टेल्स जितनी भी टेल्स लिखी गई थी उस टाइम तक, ठीक है। अब सवाल ये है कि चौसर ने कैंटरबरी को ही क्यों चुना, साउथ वॉक को ही क्यों चुना, अपनी ये स्टार्टिंग पॉइंट कैंटरबरी को ही डेस्टिनेशन क्यों चुना, एंड स्पेसिफिकली अप्रैल को ही क्यों चुना उसने एज द मंथ फॉर दिस ना पिलग्रिमेज के लिए। मैं डिसाइड करूंगा इस वर्क में मैं अप्रैल को ही लिखूंगा। इंग्लिश ट्रेडिशन में तो अगर हम देखेंगे बहुत से मतलब एवेन्यूज थे एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सी चीज़ों को ले सकता, किसी भी मंथ को उठा के ले सकता, बट इन्हीं तीन चीज़ों को इसने क्यों फोकस किया। इसने क्यों साउथ वॉक को ही स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, इसने क्यों कैंटरबरी को ही उसका एंड पॉइंट बनाया, इसने क्यों अप्रैल को ही एज द मंथ
सेलेक्ट किया फॉर दिस राइटिंग फॉर दिस पिलग्रिमेज कि मैं सेटिंग इसकी अप्रैल में ही रखूँगा। तो चलो हम जानते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब कैंटरबरी एंड साउथवार्क जो है वो दोनों ही रिलीजियस एंड सेक्युलर आइडियोलॉजी को मर्ज करती है एक साथ, ठीक। अब कैंटरबरी कैथीड्रल जो है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी मेंशन किया था कि सेंट थॉमस बेकेट की मार्टेरियम की साइट है, ठीक है, जहाँ वो बेरीड है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बात की थी कि कैंटरबरी टेल्स का जब मैंने कहा था वो कैंटरबरी जो कैथीड्रल है वो क्यों मशहूर है, क्यों इंग्लिश पीपल जो है वो वहाँ जाते हैं, एंड स्पेशली क्रिश्चियंस के लिए भी क्यों वो इतनी इंपॉर्टेंट बन गई आगे जाके। तो जो थॉमस बेकेट है वो उन्हें मार्टेरियम अटेन हुआ, वो शहीद हुए 1170 में जब किंग हेनरी सेकंड रूल कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। इसी वजह से ये जो है एक ऑब्जेक्ट ऑफ रिलीजियस, एक रिलीजियस बीकन बन गया उन लोगों के लिए, नॉट जस्ट फॉर इंग्लिश, नॉट जस्ट फॉर ब्रिटिशर्स बट ऑल्सो क्रिश्चियंस ओवरऑल। तो ये जो श्राइन है ये एक ऑब्जेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज बन गई, जिसकी वजह से मतलब ये उन्हें जेरूशलम की पिलग्रिमेज का फ़र्ज, उसकी इंपॉर्टेंस समझाने का काम करती थी, ठीक है। तो जेरूशलम जो है उसकी हिस्ट्री इस तरीके की है कि वो तीन मेजर रिलीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है, ठीक है। इस्लाम, ठीक है, जो जिव्स हैं उनके लिए, एंड जो क्रिश्चियंस है, वो तीनों ही रिलीजन्स जो है उनका सेंटर पॉइंट वहीं से होके आता है, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ वो इन तीन मेजर रिलीजन्स के लिए एक बहुत बड़ी मेजर साइट है। तो जेरूशलम जो है क्रिश्चियंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यूज़ के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जिस तरीके से ये जो कैंटरबरी कैथीड्रल जो जिसको बनाया गया ना, तो ये वो जो ब्रिटिश लोग थे, जो क्रिश्चियंस थे, जो वहाँ जाते थे, तो उनको इस फ़र्ज़ का एहसास दिलाती थी, इस रिलीजियस फीलिंग का एहसास दिलाती थी कि जेरूशलम का फ़र्ज भी जो है, वहाँ की पिलग्रिमेज भी जो है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जेरूशलम जाना भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट, इट्स एज गुड एज जैसे मुस्लिम्स जो है वो मक्का जाते हैं हज के लिए, ठीक है। इन द सेम वे क्रिश्चियंस के लिए जो है जेरूशलम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुस्लिम्स के लिए भी जेरूशलम इतना इंपॉर्टेंट, बट क्रिश्चियंस जो है ऐसा मान लो कि सेंटर पॉइंट उनका वहीं की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज क्राइस्ट जो है वो वहीं पे वहीं पैदा हुए थे, तो उस हिसाब से भी, ठीक है। तो ये श्राइन उन्हें जेरूशलम जो है उसकी पिलग्रिमेज का फ़र्ज, उसकी इंपॉर्टेंस समझाने का काम करती थी, जो कि क्रिश्चियन क्रूसेड जो थे 12th एंड 13th सेंचुरी के, उसके लिए एक इंस्पिरेशन बनी है, ठीक है। तो यही जो क्रूसेड्स जो थे 12th एंड 13th सेंचुरी के, जो रिलीजियस क्रूसेड्स लड़े गए थे क्रिश्चियंस के थ्रू अगेंस्ट मुस्लिम्स, ठीक है, फॉर ऑक्यूपाइंग जेरूशलम। तो वो इसीलिए हुआ था बिकॉज मुस्लिम्स कहते थे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है, जिव्स कहते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्रिश्चियंस कहते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है। अब जब हर कोई इसके पीछे लग गया तो ऑब्वियसली एक जंग छिड़ गई, ठीक है, एंड क्रूसेड स्टार्ट हो गया। जो जो जंग इनने लड़नी स्टार्ट की, क्रिश्चियंस ने उसको क्रूसेड कहा, होली होली वॉर। तो 12th एंड 13th सेंचुरी के जो क्रूसेड्स लड़े गए थे वो इसलिए लड़े गए थे क्रिश्चियंस के थ्रू, ताकि हम जेरूशलम जो है उस पर अपना कंट्रोल ले सकें, क्योंकि वो हमारी ज़मीन है, ठीक है। तो जेरूशलम इसीलिए इंपॉर्टेंट है, एंड वो जो क्रूसेड्स है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं ताकि हम जेरूशलम को कैप्चर कर सकें, या हमारा है। तो जिस तरीके से जेरूशलम जो है वो एज अ सेंटर पॉइंट, एज अ फोकल पॉइंट एक्ट करता है फॉर पिलग्रिमेज, रिलीजियस पिलग्रिमेज क्रिश्चियंस के लिए, इन द सेम वे यहाँ पे कैंटरबरी कैथीड्रल को भी दिखाया गया है कि सेंट थॉमस बेकेट की यहाँ पे श्राइन है, तो ये भी इन द सेम वे इंस्पायर करता है क्रिश्चियंस को कि वो यहाँ पे आए पिलग्रिमेज के लिए, ठीक है। तो अब जो है लेकिन कुछ क्रिटिक्स है ना, वो ये भी कहते हैं कि ये जो वर्क है कैंटरबरी टेल्स वो बस एक डिकेंडेंस है, यानी कि एक लिटरल फॉल ऑफ है एज कम्पेयर टू द क्रूसेड। वो कहते हैं कि नहीं, जितना इसको दिखाया गया है कि ये मतलब कैंटरबरी कैथीड्रल जो है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, लोगों को जाना चाहिए, जो जो कैंटरबरी टेल्स में जो पिलग्रिमेज दिखाई गई है, तो ये इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। मतलब जेरूशलम का अपना लेवल है, ये कैसे जेरूशलम को कंपेयर कर सकते हैं कैंटरबरी कैथीड्रल के साथ कि मतलब उसको पिलग्रिमेज का स्टेटस दे दो तुम। जेरूशलम को हम मानते हैं कि उसको पिलग्रिमेज का है एंड वो लड़ने लायक है, उसके लिए क्रूसेड्स हुए हैं, बट कैंटरबरी कैथीड्रल को उसके साथ साथ रखना, कहना कि नहीं इसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है, वो थोड़ा गलत है। वो दैट्स अ लिटरल फॉल ऑफ, ठीक है। तो ये जो क्रिटिक्स हैं इनका ये कहना है कि ये बस एक मजाक के तौर पे लिखा गया है, यानी कि एक सीरियस टोन नहीं है इसमें कंपेयर टू द कन्वेंशनल आइडियाज जो थे क्रूसेड के, एंड जो नोबल एंड प्योर इंटेंशंस थे उन हीरोज़ के, जो उनमें लड़े,
ठीक है? और अर्लियर लिटरेचर जो था उसमें हीरोज़ की बात की गई थी उनके मुकाबले में, ठीक है? तो अब यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं क्रिटिक्स कि जो ये कैंटरबरी कैथीड्रल की तरफ ये जर्नी दिखाई गई है कैंटरबरी टेल्स में, ये बिल्कुल एक आयरॉनिक सैटायरिक जर्नी है, ठीक है, कॉमिक जर्नी है, फनी है। इसमें कोई ऐसा वो एथिकल रिलीजियस मॉरल वैल्यू हमको नहीं देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू कि जो जरूसलम की तरफ जो जर्नी जाती थी, जो पिलग्रिमेज जाती है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो राइटिंग इनने ली है, ये जो कैंटरबरी टेल्स की तरफ पिलग्रिमेज दिखाई है, इसका एक सीरियस टोन नहीं है टुवर्ड्स बीइंग अ पिलग्रिम। इट इज़ मोर काइंड ऑफ वो फन एंड अर्थली एन्जॉयमेंट्स। तो ये क्रिटिक्स यही कहना चाह रहे हैं, ठीक। तो इन क्रिटिक्स का जो है ये मानना है कि इस टेक्स्ट में हमें डे टू डे कॉन्सर्न का एक डोमिनेट थीम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू हिस्टोरिकल एडवेंचर्स ऑफ अर्लियर लिटरेचर्स, ठीक है। जैसे अर्लियर लिटरेचर्स में शिवलरी वगैरह का ख्याल रखा जाता था हीरोज़ के एडवेंचर्स का ख्याल रखा जाता था, वो एक सीरियस टोन होता था, हीरो किसी मॉरल पर्पज से किसी होली पर्पज से लड़ता था। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे बस फन के लिए ये लोग जा रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें। अब ये सब जो है रिलीजन एंड इंडिविजुअल का नज़रिया जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू जो आ गया, फिर मॉडर्न वर्ल्ड जब आ गया उसके हिसाब से उसका नतीजा है। और यही नज़ारे हमें बहुत से टेक्स्ट जैसे कि विनर एंड वेस्टर एंड पेशेंस एंड बियॉन्ड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो आया क्रिटिक्स का ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू आया, ये बिकॉज ऑफ इंडिविजुअलिज्म आया, जब कैरेक्टर को एज ए इंडिविजुअल स्टडी किया गया। अब कैंटरबरी टेल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इस स्टोरी की शुरुआत या यूं कहें, इस पिलग्रिमेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टबार्ड इन है, साउथ वॉक शहर में। ये टबार्ड इन जो है सिटी को रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी को, जो सोसाइटी में एक नया फोकल पॉइंट बन चुका है बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलपमेंट एक्स्ट्रा, ठीक है। जिस तरह सिटी में आते हैं ना लोग सभी तरफ से फॉर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह कि सब कुछ मिलेगा, इसी तरीके से टाबाड़ इन भी जो है ये सबको हाउसिंग प्रोवाइड करती है, ये सबके लिए फूड प्रोवाइड करती है। लोग दूर दूर से आते हैं डिफरेंट कल्चर्स के, इसमें बैठते हैं, रिजाइड करते हैं, ठीक है। एंड नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देखते हैं। इसी तरीके से ये भी जो कंटेम्प्रेरी टेल्स के जो पिलग्रिम्स हैं, ये भी वहाँ पे बैठते हैं, ये डिफरेंट जगहों से आए होते हैं। इन द सेम वे ये टाबार्डिन को हम कह सकते हैं माइक्रोकॉज्म ऑफ ए सिटी। माइक्रोकॉज्म दैट मीन्स कि जब एक छोटा सा इलाका एक पूरे किसी बड़े सी चीज़ को बड़ी सी शहर या ऐसा है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, जहाँ सब कुछ होता है एक किसी पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक है, और वो बहुत छोटे से एरिया में होता है। तो ये जो इन है, इसका रोल एज ए मीटिंग प्लेस या हॉस्टलरी जैसे मैंने कहा, यानी कि ठहरने की जगह, ये हमें दिखाती है कि ड्रिंकिंग एंड कन्विवालिटी यानी कि शेयरिंग ऑफ मील्स एक्सेट्रा की कितनी इंपॉर्टेंस थी उस टाइम की सोसाइटी में एंड सिटी इन पर्टिकुलर। तो बिकॉज अब लोग सब तरीके से तरफ से आ रहे हैं तो सर्वाइव भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ कि शेयरिंग ऑफ मील्स वगैरह, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज उसका बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। बिकॉज अगर आप शेयर नहीं करेंगे, हर किसी के पास तो रिसोर्स रेडीली अवेलेबल नहीं होंगे, हर कोई बेचारा सेटल नहीं हो पाएगा ना इजीली, तो आपको रिसोर्स को शेयर करना है। इन द सेम वे ये पिलग्रिम्स भी वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं आपस में, जब ये डिनर टेबल पे बैठते हैं, फिर बात करते हैं, फिर स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं, तो ये दे शेयर फूड ऑल्सो, ठीक है। तो उस हिसाब से, लेकिन ये कोई ये कोई नई बात नहीं है। बेowulf जी जो है बेowulf वाली भी जो स्टोरी है, जैसे मैंने आपको कहा था उस बारे में, उसमें भी हमें फीस वगैरह देखने को मिलते हैं जो कैसल हॉल्स में होते हैं। वो भी हमें दिखाता है कि उस टाइम पे भी कन्विवियलिटी जो है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट, वो बड़ी डोमिनेंट थी उस टाइम पे भी। लेकिन कैंटरबरी टेल्स का केस डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ एक नया सोशल ऑर्डर है जिसमें सभी लेवल्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी के लोग अपार्ट फ्रॉम द एरिस्टोक्रेसी एंड लोवेस्ट पीजेंट्स, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट जो है लैंड में रैंक्स में, एक साथ एक ही अंडरटेकिंग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो ड्यूटी और प्लेजर को एक साथ कंबाइन करती है, ठीक। अब प्लेजर जो है, प्लेजर की थीम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया था अभी तक, आम तो उसको आम तौर पे इसमें ज़्यादा लिटरेचर में उसको एक लिटरेरी एक्सप्रेशन नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज हम जानते हैं ज़्यादातर जो भी राइटिंग्स है वो या तो रिलीजियस होती थी, हेजियोग्राफीज होती थी, ठीक है, या तो यू नो वॉर स्टोरीज होती थी। ज़्यादातर जो भी वर्क्स थे वो वॉर, ड्यूटी, रिकन्सलेशन यानी कि नेगोशिएशन, ठीक है, कॉन्सोलेशन, लव, पेन्स ऑफ लव, ऑनर, सफरिंग, हिस्ट्री और रिलीजियस डाउट जैसी थीम्स के ऊपर लिखी जाती थी, या इन टॉपिक्स को खास तौर पर डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कहा कि हेजियोग्राफी को कितनी इंपॉर्टेंस थी, शिवलरिक राइटिंग को कितनी इंपॉर्टेंस थी,
लेकिन ऑथर्स के जो इंडिविजुअलिस्टिक होने के साथ ही मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ने भी जो है उसको चेंज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो द नाइट, द मिलर या द वाइफ ऑफ बाथ जो है, द प्रायरस, द क्लर्क और बाकी सब जो है ना, उनको उनके नाम या मैरिटल स्टेटस यानी कि शादी हुई है कि नहीं, इस सब से जाना जाता था पहले, ठीक। तो लेकिन जब नरेटर जो है, जो चौसर है, उन्हें एक इंडिविजुअल तौर पे करना स्टार्ट किया, ठीक है। उनकी कहानियों को एंड उनके नरेट करने के तरीके को भी इसी पर्सपेक्टिव से सोचा। उनने टोटली चेंज कर दिया सब कुछ, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या होता था कि ये मैरिटल स्टेटस की वजह से जानते थे, देखते थे कि हाँ शादी हुई है कि नहीं है, काम क्या करता है। इसलिए आप देखेंगे अक्सर जो वर्क्स तब तक आए हैं उनमें जो भी जिसका जो नाम दिया होता था कैरेक्टर को, वो उसके काम को रिप्रेजेंट करता था। तो उस हिसाब से, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि ना सिर्फ जो है इन लोगों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिली, ठीक है। उसके अलावा जो है ये जो पिलग्रिम्स हैं इनको एज ए स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स भी रिकग्नाइज किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। लोगों ने इनको एज ए स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स माना कि हाँ इनको हम एज ए रिप्रेजेंटेशन रख के बाकी कैरेक्टर्स को जज कर सकते हैं, ठीक है। चौसर खुद भी या यूं कहूँ जो उनका नरेशनल पर्सोना है जो कैंटरबरी टेल्स में है, ये प्रेफर करते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन की साइड ना लें, ठीक है, एक बायस्ड इंटरप्रिटेशन ना दे। एंड जो कैरेक्टर्स है उन्होंने सामने से जो भी है एकदम सामने रखें, ओवरली जज ना करें किसी कैरेक्टर को कि मतलब मैं अब एक स्पेसिफिक मीनिंग ही दे दूंगा इस राइटिंग की, तो उसकी वजह से मतलब वही सारी जजमेंट को क्लाउड कर देगी। नहीं, उनने रीडर तक रखा है कि तुम देखो क्या तुम्हें लगता है, उसी हिसाब से चलो तुम, ठीक है। ओवरली जज नहीं करूंगा मैं, यहीं से नहीं कहूंगा तुमको कि कैरेक्टर क्या है, वो क्या कर रहा है। तो वो जो है रीडर को एक नई किस्म की फ्रीडम देते हैं ताकि वो खुद इंटरप्रेट कर सके कि कैरेक्टर्स जो है एंड स्टोरी जो है किस तरीके की है, रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई की टेक्निक को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक बनती है जो चौसर देते हैं कि रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई की अथॉरिटी जो है वो रीडर के हाथ में देते हैं कि आप रिकॉग्नाइज करो कैरेक्टर कैसा है, आइडेंटिफाई हिम, आइडेंटिफाई हर, एंड देन स्टोरी कैसी अनफोल्ड होनी चाहिए उसके हिसाब से वो भी देखो, ठीक है। तो वो चाहते थे कि रीडर जो है वो उस आयरॉनिक गैप को पता कर सके कि कैरेक्टर्स खुद को कैसा महसूस करते हैं एंड बाकी लोग उनके बारे में कैसा फील करते हैं। दैट मीन्स इन द स्टोरी ही कैरेक्टर्स जो हैं वो देख सकें, वो मतलब ऐसा रीडर ऐसा ऑब्जर्व करे सारे कैरेक्टर्स को कि एक तो मतलब कैरेक्टर्स की खुद की भी इमेज दिखे राइटिंग में, कि मतलब वो कैरेक्टर खुद के बारे में क्या फील कर रहा है जब वो अपनी स्टोरी पोर्ट्रे करे, एंड बाकी लोग भी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं जब वो भी अपने अपने ख्याल रखें उस कैरेक्टर के बारे में। तो इस हिसाब से रीडर की इंटरप्रिटेशन जाननी चाहिए, ठीक है। तो यही तो नया ट्रेंड बना, जिसे न्यू इंग्लिश लिटरेचर कहते थे, ठीक है। तो क्योंकि अभी तक ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं था जिसने आज तक ऐसा बिहेव किया था। चौसर ने एकदम ये गेम चेंजिंग इवेंट कर दिया, टोटली बदल के रख दिया मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन का खेल सारा का सारा। तो अब जब उसने सारी अथॉरिटी रीडर के हाथ में दे दी तो सब चेंज हो गया ना। अभी तक यहीं से आपको राइटर जो है सब दे रहा था, अब रीडर तक आ रहा है। अब जब आगे जाके हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्ट के आइडिया को डिस्कस करेंगे ना लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म में, तो वहाँ पे यही होता है कि जो राइटर होता है, राइटर इज डेड एब्सोल्युटली। मतलब वो फिक्स्ड मीनिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं, इट्स एब्सोल्युटली ओपन एंडेड। ये तुम तक है एज ए रीडर, तुम उसको कैसे इंटरप्रेट करके निकालोगे मीनिंग को, ठीक है। एम्बिगुअस होता है टेक्स्ट पूरा का पूरा, ओपन मीनिंग। तो ये था मेरा अभी का लेक्चर, ठीक है, चौसर पे आज का वीडियो। तो इसको हम आगे और फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।